नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वापस सीधी कॉल्स लेते हैं। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो। Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम। First of all, Ali bhai, I really like to thank you for your precious time that you spare for us. थैंक यू सर। You're really professional and a really great solicitor I've seen ever. थैंक यू अभी वेरी मेरा मच। क्वेश्चन एक था आपसे कि जी। मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था तो और मेरी वाइफ के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था। लास्ट ईयर मैंने उनके साथ शादी की जिसमें से हमारा एक बच्चा हुआ, वो भी ब्रिटिश था, लेकिन मेरी वाइफ काम नहीं करती थी, तो इसीलिए मैंने 10 इयर्स पे बिना अपना FLR के एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन लीव टू रिमेन पे। लेकिन जब हमने एप्लीकेशन की तो उसमें बेनिफिट्स का जो फॉर्म होता है, सिर्फ वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पे हमने कुछ हम बेनिफिट्स का हमने कोई नहीं लेते, हमने ये काम कोई बेनिफिट्स नहीं लेते। लेकिन मेरी वाइफ ने पहले वो टैक्स क्रेडिट अप्लाई किया हुआ था। जब हमने एप्लीकेशन की उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने हमें बेनिफिट्स वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट देना शुरू कर दिया मेरी वाइफ को, और वर्किंग टैक्स क्रेडिट मुझे देना शुरू कर दी क्योंकि मैं 20 घंटे काम करता था। ठीक। तो मैं आपसे ये पूछना था कि वो एप्लीकेशन मैंने कर दी है और उसको मैंने बताया नहीं है, तो ये क्या मेरी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहला अगर आप कहते हैं, आप बताते हैं अगर पैराग्राफ EX1 अप्लाई होता है तो आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, काइंडली एक्सप्लेन कर दें। ओके ओके। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने देखना है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, क्या आपने सब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं। जिस डेट को आपने अप्लाई किया, उस डेट को क्या आप लोग कोई बेनिफिट्स ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। अब अगर फैक्ट ये है कि उस डेट को आप बेनिफिट्स कोई नहीं ले रहे थे, तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी। कल को आप कोई बेनिफिट्स लेने शुरू कर देते हैं तो ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है, ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आपको उनको बताना चाहिए। आपके केस में जो सिंपल बात है, आपको क्या करना चाहिए, आप उनको एक लेटर लिखें, उसमें क्या आप उनको बताइए कि जी हमारे ये वाले बेनिफिट्स चल रहे हैं, हमें वर्किंग टैक्स क्रेडिट मिल रहा है या चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप उनको लिख के भेज दीजिए कि जी ये हमें मिल रहा है। हमारी एप्लीकेशन जब कंसिडर की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी जरूरी है, बिकॉज वी डोंट वांट कि कल को आप हमें कहें कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन आपसे विद होल्ड की है। एक तो ये बात। अब बात दूसरी आती है कि इसका आपका एप्लीकेशन पे इंपैक्ट क्या होगा। आप जब अप्लाई करते हैं, आपने अप्लाई किया ऑन द बेसिस कि जी वाइफ आपकी यहाँ पे इंडेफिनिट लीव होल्डर हैं, आपका बच्चा भी हो गया, आपने शादी यहाँ पे कर ली, रूल्स के मुताबिक आपने जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आपने पूरा नहीं किया। आपने प्रॉब्ली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पता नहीं दिया कि नहीं, साथ जो कुछ भी है रूल्स के मुताबिक आप अगर अप्लाई करते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ता है, आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन होनी चाहिए, आपके पास जो इनकम की रिक्वायरमेंट है, आपको इनकम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। उसके अलावा आपने ऑब्वियसली प्रूव करना है कि आपकी जेन्युइन और सब्सिस्टिंग मैरिज है, ये वो सारे पॉइंट्स आपने करने। आपने क्या किया, आपने अप्लाई किया है, आपने एप्लीकेशन किए ऑन अ डिस्क्रेशनरी बेसिस। आपने उनको कहा कि जी हम सारे रूल्स को तो अप्लाई नहीं करते, सारी कंडीशंस के ऊपर हम पूरे उतर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमारे एक जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग मैरिज है, हमारा जेन्युइन रिलेशनशिप है, देखो हमारा बच्चा भी है, शी इज अ पर्सन प्रेजेंट सेटल्ड इन द UK और मैं उनका पार्टनर हूं या उनका स्पाउस हूं, सो हमारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमें स्टेटस दे दिया जाए यहाँ पे। अब इसमें अगर आप कोई थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पूरी जो रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैसों के मामले में, आपकी वो पूरी नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्या है, जब आप आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स देखते हैं अपने केस को, तो आप बाकी तमाम चीजों को तो कंप्लाई वैसे ही नहीं कर रहे, तो एक और गुनाह सही तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक नेकी होनी जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं कोई इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना जरूरी है आपकी केस में कि जिसकी बेस पे आपको यहां पे स्टेटस मिलना चाहिए। अब अगर आपने, आपकी केस की बात कर रहा हूं, अगर आपकी केस में आपने रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है यहां पे और आपको साथ रहते हुए प्रूफ के साथ कम से कम 2 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका हुआ है, तो आप उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आ सकते हैं कि जहां पे आपको यहां पे डिस्क्रेशन लीव उस बेसिस पे सिर्फ मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक। आपने बताया कि बच्चा भी आपका है, आपने बताया कि वाइफ आपकी प्रेजेंट सेटल भी हैं UK में, रिलेशनशिप आपका जेन्युइन है और सब्सिस्टिंग है। सिर्फ आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं, बट लेट्स अस्यूम कि आपने रजिस्ट्रेशन की है, और अगर की है और आपको 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया इकट्ठे रहते हुए, तो इन तमाम सिचुएशंस को और तमाम एविडेंस को देखते हुए होपफुली आपको इस पर स्टेटस मिलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सर। ओके, अगला सवाल लेते जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। एक ये कि यहाँ 2005 में मैं आई थी और असाइलम क्लेम किया था। 2009 में मुझे असाइलम मिला
और मेरा एक बेटा था पाकिस्तान में, मैंने बताया कि उसको भी जान का खतरा है, लेकिन उन्होंने उसको डिपेंडेंट वीजा दिया 2010 में। ठीक। वो अंडर 18 था जब इस कंट्री में आया था, और अभी वो फिर 2 साल स्कूल गया, GCSE कंप्लीट किया, और उसके कंप्लीट होने में वो 20 इयर्स का हो गया, और उसके चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और वो चाइल्ड बेनिफिट उसका बंद हो गया। ठीक। उसके बाद मैं DLA लेती हूँ और वो मेरा केयरर बन गया, और जो केयरर होता है वो इनकम सपोर्ट भी ले सकता है। जब इनकम सपोर्ट के लिए केयरर तो उसको मिल रहा है, लेकिन जब उसने इनकम सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन की तो उन्होंने कहा कि भी आप जो है वो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड जो है वो आपके आप उसमें आते हैं, आप ये बेनिफिट इनकम सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि क्या वो इंटाइटल है ये लेने के लिए, और अगर वो ये लेता है इनकम सपोर्ट तो क्या उसका कोई नेक्स्ट ईयर में जब वो हम इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं इस पे पड़ेगा इनकम सपोर्ट लेने के लिए? और अच्छा। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या वो ब्लू पासपोर्ट जो होता है रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, वो आया तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे था, तो क्या वो ब्लू पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं या मिल सकता है उसको? बस ये 2 क्वेश्चन है प्लीज। ओके जी, जो आपका पहला सवाल है जी, जो बेनिफिट्स से रिलेटेड है, मैं आपको पहली बात क्लियरली बता दूं कि मैं बेनिफिट्स में डील नहीं करता, ना ही मैंने कभी इन तमाम चीज़ों के अंदर डिटेल्स में जाके देखा है। मोटी मोटी बात मैं आपको सिर्फ इतनी बता सकता हूं कि अगर आपको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स मना हो तो आपको कोई भी फंड्स लेने के ऊपर आपके जब आप अपना इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। आपके केस में जो आपने मुझे बताया, आपको यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मिला, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 2009 में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला, यानी 2014 तक आपके पास 5 साल का टाइम है कि 5 साल के बाद आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है तो उसमें आपको बेनिफिट्स लेना अलाउड होता है। सो आप बेनिफिट्स लेना चाहें तो फिर तो कोई मसला नहीं। आपने बताया बच्चा भी आपका आया, आपने ओरिजिनली उसकी डिटेल्स दी थी, जब बच्चे ने आपको आके जहाँ पे ज्वाइन किया तो उसको आपके डिपेंडेंट के तौर पे स्टेटस मिला यहाँ पे, यानी उसको भी उन्होंने उतनी टाइम का ही स्टेटस दिया होगा जो आपका है, अगर तो वही बात है। और अगर ये स्टेटस उसको मिला जब वो उम्र उसकी 18 साल से कम की थी, अगर उस तरह की ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होती हैं तो कल को अगर वो बेनिफिट्स कोई ले भी रहा है तो उसके स्टेटस में भी उसको बेनिफिट्स लेने अलाउड है। अगर उसको अलाउड है तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं। कल को जब आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना हो तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, जो आपके फॉर्म होता है उसके अंदर सवाल ही नहीं है कि आप कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं कि नहीं, आपने कभी कोई रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स किया कि नहीं। उसके अंदर सवाल सिर्फ जो होते हैं वो आपके नाम और आपके पता वगैरह से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। इसमें बस ये चीज़ होती है कि क्या आपको अभी भी खतरा है अपने मुल्क में, आप उसका जवाब देते हैं हाँ। अगर आपने अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अप्लाई कर दिया, विदिन 28 डेज ऑफ द वीज़ा एक्सपायरिंग अगर आपने अप्लाई किया तो आपका आराम से उस पर काम हो जाना चाहिए। उसको वो एक्टिव रिव्यू में नहीं डालते, यानी आपका पूरा केस खोल के दोबारा नहीं देखते। ठीक है जी, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरा जो सवाल था आपका कि कल को अगर वो अप्लाई करना चाहता है उसके वो रेफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए तो क्या वो कर सकता है कि नहीं। अगर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकता है तो उसको भी मिल सकता है, वो आपका डिपेंडेंट है। उसका जो भी स्टेटस है वो सारा सारा आपसे डिराइव होता है, यानी आप मदरशिप आप हैं, वहां से सबको बाकी जो इन्फॉर्मेशन जाननी है या जो स्टेटस मिलना है वो वहां से मिलना है। सो आपके बेटे को एज ए डिपेंडेंट जो भी स्टेटस मिलेगा वो आपकी तरफ से जो स्टेटस है वही मिलेगा। अगर आपका रेफ्यूजी है तो उसका भी रेफ्यूजी, चाहे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया था, जब उसने यहां पर आके एज ए डिपेंडेंट असाइलम क्लेम किया आपके साथ तो उसको एज ए डिपेंडेंट रिकग्नाइज किया गया, तो इसलिए उसको भी वही जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल होगा जो आपको अवेलेबल है। होप दैट हेल्प्स यू। उम्मीद है आपको इसमें क्लियर हो गया होगा जी। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मेरा बस सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे रिसेंटली मेरी सेरेमनी हुई है और वो सिटीजनशिप का वो सर्टिफिकेट मिला है। मैंने सिर्फ ये पूछा कि जब अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, सुना कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, उस इंटरव्यू में किस किस्म की क्वेश्चनिंग होती है और उसके बाद कितनी देर लग जाती है पासपोर्ट आने में? ओके, देखिए सर, जब आप अप्लाई करते हैं नेशनैलिटी के लिए तो आपकी सबसे पहले जो स्टेज होती है वो आपकी नेचुरलाइजेशन की स्टेज होती है, जो आपकी हो गई। यानी उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया, उस एप्लीकेशन को कंसिडर करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको नेचुरलाइज करने को तैयार हैं, यानी आपको ब्रिटिश नेशनल बनाने को तैयार हैं। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पे आपको सिटीजनशिप सेरेमनी मिलती है। सिटीजनशिप सेरेमनी पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप वो ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं, आपको आपका जो नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो पकड़ा दिया जाता है, यानी उस दिन से आप ब्रिटिश नेशनल बन गए।
अब ब्रिटिश नेशनल होने की हैसियत से आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो आपका पासपोर्ट है, आप उसकी एप्लीकेशन भर के भेजते हैं। वो एप्लीकेशन जब आपकी जाती है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वो इन्फॉर्मेशन वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से आ रही है, बिकॉज कई ऐसे मेहरबान लोग गुजरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े 2 नंबरियां की हैं ऐसी एप्लीकेशंस के साथ। सो इसलिए अब वो ये करते हैं कि जो फर्स्ट पासपोर्ट आपका है उसके लिए आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। अब आप जब उस इंटरव्यू पे जाते हैं तो क्या सवाल पूछे जाएंगे, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए, कितनी देर से यूके में रह रहे हैं, जो जो चीज़ें सारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर और नेचुरलाइजेशन फॉर्म के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही तमाम क्वेश्चंस आपसे दोबारा से कंफर्म कर लिए जाते हैं। अब उसका मकसद क्या है, उसमें यह भी क्लियर हो जाता है कि क्या आपने कोई 2 नंबरी करके लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया था। उससे यह भी कंफर्म हो जाता है कि अगर लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं किया, आपने कोई और ईसोल एग्जामिनेशन करके सारा कुछ किया है, तो क्या वो कोई 2 नंबरी थी। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल पैदल हैं और आपसे सिंपल सवालों के जवाब नहीं दिए जाते तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो वो ये चीज देखना चाहते हैं। बेसिकली मकसद क्या है उस इंटरव्यू का, वो आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जिस बंदे ने अप्लाई किया था, क्या ये बंदा वही है, क्या जो कुछ ये कहता है वो सही है, क्या ये जब से कह रहा है कि यहाँ पर आया हुए वाकई सही है। वो सारा कुछ आपसे रिकन्फर्म करते हैं एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपको कहा जाता है, मेरे ख्याल है हफ्ते 10 दिन का टाइम देते हैं कि उतनी देर में आपको पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन उससे जल्दी आमतौर पर आ जाता है। सो इंशाल्लाह कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बसम जी, अली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और यू जस्ट गिव वेरी कॉन्फिडेंटली ऑल द आंसर्स। थैंक यू सर, सो आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। उसमें अली साहब मेरे पास एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं मर्द के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा शॉर्ट रखिएगा प्लीज। इंडेफिनेट है। सॉरी बताइए दोबारा। और मैं जी, मेरा स्टेटस यहाँ पे इंडेफिनेट है। ठीक ठीक है, और मैं अपनी वालदा को जो कि 65 प्लस हैं, उनको मैं ड्यू टू मेंटल रीजंस की बुनियाद पे यहाँ पे इंडेफिनेट पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरे पास बैंक्स में पैसे भी हैं तकरीबन, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द अमाउंट, लेकिन उसमें ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें मैं जब डॉक्टर से बात करता हूँ कि मुझे ये 3 चीजें फुलफिल करनी है जो उनकी रिक्वायरमेंट है यूके बी एबल, उनकी काम ना कर सकता हो, कपड़े ना चेंज कर सकता हो, खुद खाना पका ना सकता हो, खा ना सकता हो। ठीक है, तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं क्या लिख के दूं, क्या पूरी हम आप उसमें रिपोर्टें लगा दें, जो भी एक्सरे हैं, जो भी मेडिकल है, या सिर्फ एक डिटेल 1-2 पेजों का सिर्फ मैंने लेटर लेके देना है डॉक्टर से। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी मैं 2 बेडरूम हाउस में हूँ। ठीक है, तो जाहिर बात है मेरी अम्मी आएंगी तो मुझे 3 बेडरूम हाउस चाहिए होगा ऑब्वियसली। अच्छा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से वीजा प्रोसेसिंग टाइम लगता है पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मैं वो पहले से रखूं 3 बेडरूम हाउस अपने पास, या मैं एप्लीकेशन डाल दूं उसमें ये कहूं कि जी मैंने 6 मंथ एडवांस ही एक टेनेंसी एग्रीमेंट मैंने ले लिया और विद इन 6 मंथ्स के बाद वो टेनेंसी जो घर है वो मेरे पास, मैं समझ गया रेंट जी। ठीक है, और तीसरा सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो ये मतलब स्पॉन्सरशिप से, जो स्पॉन्सर बंदे से जो डिक्लेरेशन फॉर्म जो साइन कराते हैं ये, उसके बाद जब अम्मी मेरी यहाँ आ सकती हैं तो कैन वी स्टिल अप्लाई फॉर बेनिफिट्स और नॉट? अम्मी ओके, चलें मैं बताता हूं सर आपको। सिंपल पहली बात आपकी ये है कि 65 से ऊपर हूं या 65 से नीचे हूं, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 जुलाई 2012 को रूल्स चेंज कर दिए गए थे, पैराग्राफ 317 को डिलीट कर दिया गया था, जिसके बाद अब जो नया रूल आया है, जो नया अपेंडिक्स FM चल रही है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी वो अपने नॉर्मल एवरीडे चोर्स पूरे नहीं कर सकती एंड कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन यू। बहुत सारी चीज़ों को इसमें ओपन छोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को बहुत नैरो कर दिया गया, बहुत मुश्किल कर दिया गया इस चीज़ को कंपेयर टू जिस तरह से पहले होता था। सो एनीवे, जो 1 बाय 1 आपने सवाल पूछे मैं उनका आपको जवाब देता हूँ। जो डॉक्टर के आप लेटर की बात करते हैं, डॉक्टर के लेटर के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो आपने सारा उनका मेडिकल एविडेंस लगाना है जिससे कि पता चलता है कि उनकी मेडिकल डिपेंडेंसी क्या है, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो तो सारा आपने वहाँ से करना है। उसके बाद सेकंड बात आती है कि कोई ये कंफर्म करे कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ कैसे जीती हैं, क्या करती हैं उसमें, क्या नहीं करती। अब डॉक्टर की तरफ से अगर आप जाके लेटर लेते हैं तो डॉक्टर ये कंफर्म करके दे सकता है उसके अंदर कि आपकी मदर अपने उनकी फिजिकल कंडीशन या उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी डे टू डे चोर्स को पूरा कर सकें। यानी क्या वो खुद कपड़े बदल सकती हैं, क्या वो खुद बाथरूम जा सकती हैं, क्या वो खुद अपने खाना बना सकती हैं, क्या वो खुद अकेली जाके अपने आप को लुक आफ्टर कर सकती हैं, सो सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, व्हाटएवर।
अब ये सारा कुछ डॉक्टर लिख के देता है आपको कि जी उनकी मेंटल स्टेट देखते हुए क्या डॉक्टर इस चीज को कंफर्म करने को तैयार है कि नहीं। अगर वो तैयार है तो वो आपको सारा एक मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे आपने बताया 1-2 सफ़े की लेटर होता है या जो कुछ भी होता है, जिस तरह से वो लेटर एक बना के देना चाहें उसको बना के दे। सिर्फ मुझे जो इख्तलाफ, शदीद इख्तलाफ होता है डॉक्टर्स के लेटर्स के साथ, वो वहाँ पर होता है जब डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी भी गलत लिखी हुई, अपने जो गंदी सी हैंड राइटिंग लिखी हुई कि जी वो उसको पढ़ के नजर भी ना आए, कि पता भी ना चले कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पता भी नहीं चलता। इतनी बुरी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एक टाइप्ड लेटर हो, लेटर हेड के ऊपर हो, पेशेंट का नाम पूरा हो, पेशेंट की डिटेल्स हो, डॉक्टर का पूरा नाम हो, रेफरेंस नंबर हो, कोई मेडिकल नंबर हो, समथिंग जिस तरह से जिसको देख के यकीन आ सके कि ये लेटर सही है, उस तरह से आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा सवाल आपका बड़ा अच्छा सवाल, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि जी जितना टाइम लगेगा मैं पहले से घर लेके बैठ जाऊं, उतना किराया पड़ रहा होगा। एक चीज याद रखें, एंट्री क्लियरेंस मैटर्स के अंदर अगर आपने जिस दिन अप्लाई किया उस डेट को जो इंफॉर्मेशन आपने वहां पे सप्लाई की और ऑन द डेट ऑफ डिसीजन जो इंफॉर्मेशन उनके पास है देखने के लिए, उन डिटेल्स के अलावा उसके रिफ्यूज होने के बाद आप कोई और डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इसका मकसद क्या है, ये कोई बड़ी टेक्निकल बात मैंने नहीं कर दी, कोई बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका टेनेंसी एग्रीमेंट इस वक्त चल रहा है, आपके पास 2 बेडरूम का घर है, आपने अप्लाई करना है मदर के लिए, आपके पास अभी वो जगह नहीं है जहां पे आप रह रहे हैं, सो आपने अप्लाई कर दिया 6 मंथ्स का एडवांस वो लगा के कि जी 6 महीने के बाद मेरा यहाँ पे टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा, तब तक अम्मी का काम भी हो जाएगा, तो ये आके ज्वाइन कर सकती हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए ऑन द डेट जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन, इसका मतलब आपके पास वो 3 बेडरूम की अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। यहां पे आप मार खाते हैं, ये नहीं करना। आपने जब अप्लाई करना है तो आपने दिखाना है कि उस डेट को, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आप इमिग्रेशन रूल्स की पूरी करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन के लिए। सो अकोमोडेशन के लिए अगर आपने उनको 3 बेडरूम की अकोमोडेशन दिखानी है, जिस डेट को आप अप्लाई करें उस डेट को आपके पास वैलिड टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए जो ये कहता हो कि आपके पास ये अकोमोडेशन अवेलेबल है, ना कि कल से होगी। ओके, सो ये चीज एक याद रखिए। तीसरी चीज आपने पूछी कि आपसे डिक्लेरेशन साइन कराया जाता है कि आप वो यहां पर आके बेनिफिट्स नहीं लेंगे, तो क्या वो आके बेनिफिट्स लेते हैं? जाने दें सर, किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं आप। सिंपल बात है, आप एक डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं, उस डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू होती है। आप एक कसम उठा रहे हैं, एक ओथ उठा रहे हैं कि जी मैं कसम खाता हूं कि मेरी वालदा यहां पर आएंगी, मैं उनको लुक आफ्टर करूंगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा, वो कोई बेनिफिट्स पे नहीं जाएंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रहेंगी। तो कल को कैसे आप जाके करना चाहते हैं? हाँ, टेक्निकली आप देखना चाहें तो आप सिस्टम को बीट करना चाहें तो मेरा ख्याल है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जाके आप कहीं कर सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जब तक मैंने अप्लाई किया था उस वक्त मेरी इंटेंशन यही थी कि उन्होंने आके यहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं लेने, लेकिन अब मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, अब ये सर्कमस्टांसेस हैं। सो अगर उनको वहाँ पे ऑलरेडी इंडेफिनेटली मिल चुकी है यहाँ पर आके रहने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ पे वापस भेजेंगे कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और आप उनको अब लुक आफ्टर नहीं कर सकते और आपको कोई पब्लिक फंड्स को देखना पड़ रहा है। प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन इवेंचुअली लड़ लड़ा के आपको पब्लिक फंड्स मिल सकते हैं। लेकिन बेहतर चीज़ यही है कि जिस चीज़ को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है उस चीज़ को उसके मुताबिक ही फॉलो करें, उससे पहले निकलने की कोशिश क्यों करते हैं? जिस चीज़ में है उसी में चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आपको तमाम सवालों के जवाब सही मिल गए होंगे सर। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल जी, मलिक सत श्री अकाल बुखारी साहब मेरा सवाल ਸੀਗਾ। हाँ जी सर जी। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਵਾਈਟ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ। 26 ਆਫ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ नहीं हो सकता? मेरा ਇੱਥੇ ਕੋਈ स्टेटस नहीं हैगा। अच्छा, देखो सर जी, आपने एप्लीकेशन डाली हुई ह्यूमन राइट्स की, उस एप्लीकेशन के बाद आपने शादी भी कर ली है जाके। अब शादी अगर आपकी जेन्युइन है, सब कुछ सही है, आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, आपका अब यहाँ पे स्टेटस चलना शुरू हो गया है, आपका एक फैमिली लाइफ बननी शुरू हो गई है, आपके बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं। बायोमेट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए, आपके वो जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी होती वो भी कर ली। अब आपकी एप्लीकेशन का फैसला जब वो करेंगे उसके बाद वो देखेंगे कि उसको आपको किस तरह से उन्होंने यहाँ पे देखना है। मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आती है, अगर आपने अप्लाई किया, आपके पास कोई स्टेटस नहीं है,
आपने शादी की और शादी करके फौरन अप्लाई कर दिए यहाँ पे रहने के लिए। अगर किसी ब्रिटिश ने किया तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप अपनी कंट्री जाके वापस जाके अप्लाई करो वहां से और फिर आओ। सो वो तो आपको रूल्स के मुताबिक जाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं जी हमें इकट्ठे रहते हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है, हमने अब रजिस्ट्रेशन भी कर ली है, हमारी एक फैमिली लाइफ चल रही है, हम लोग बिल्कुल सेटल्ड है यहाँ पे और हमें उसकी बेस पे स्टेटस दिया जाए, तो वहां पे फिर आपको स्टेटस मिल सकता है यहीं से, वो फिर आपको डिस्क्रिशनली मिल सकती है। अगर आपकी शादी किसी यूरोपियन नेशनल से होती तो वो एक बात डिफरेंट थी, क्योंकि यूरोपियन नेशनल से शादी करके आप फिर यूरोपियन केस वर्क के अंदर आ जाते हो। उसके अंदर वो ये नहीं कहते कि आप वापस अपने मुल्क जाओ, वहां पे फिर आपका यहीं से स्टेटस चेंज हो सकता है। मोटी कहने की बात है, आपकी केस की बाकी तमाम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं जानता। आपने जो बात बताई सिर्फ ये बताया कि आपने अगस्त में एप्लीकेशन डाली थी, उसके बाद आपने शादी कर ली, शादी के बाद अब 2 हफ्ते हुए आपके बायोमेट्रिक्स हुए, तो केस का क्या बनेगा? इतने पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपको अभी स्टेटस मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये कह सकता हूं अगर शादी आपकी जेन्युइन है, आपने एप्लीकेशन डाल दी हुई है, खुशी खुशी इकट्ठे रहो, अपनी जिंदगी गुजारो। अगर बीच में रिफ्यूज भी करते हैं, अगर आपको अभी 2 साल नहीं भी हुए और आप इकट्ठे रह रहे हो, तो उनको बताओ कि भाई हमारी जिंदगी चल रही है, हमने अगर लेदर नहीं होना तो रिकंसिडरेशन डाल दो, कोई और दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डाल दो। वो जितना टाइम उसमें गुजरेगा, उसके बाद जितना भी वो आपको फैसला जब करते हैं एप्लीकेशन का, अगर उससे तक आपके 2 साल पूरे हो चुके हुए, तब आपका और केस स्ट्रांग हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप वापस जाते हो अपनी कंट्री में और अगर वहां पे सही फैसला नहीं किया जा रहा, एंट्री क्लियरेंस पोस्ट वाले जो बैठे हुए हैं वो एक प्रेजुडिस किस्म का फैसला करेंगे आपके ऊपर और आप रिफ्यूज होकर वहां फंस जाओगे और फिर अपील में फंसे रहोगे, उससे बेहतर है पर यहीं से करते रहो। यहीं से जब आप एक दफा अप्लाई करते हो, दूसरी दफा अप्लाई करते हो, तीसरी दफा करते हो, कहीं ना कहीं जाके काम आपका हो जाएगा। लड़ने वाले बनो जरूर। जब तक आप लड़ोगे नहीं, आगे से आपके काम का कुछ पता नहीं चलना। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, डर के मारे बैठे रहते हैं, 10-10 साल गुजार देते हैं, एप्लीकेशन ही नहीं डालते। भाई एप्लीकेशन डालोगे नहीं तो काम कैसे होगा? एप्लीकेशन डालो, लड़ने वाले बनो, बहादुर बनो, उनके सामने रहो, उनके साथ कांटेक्ट में भी रहो, काम हो जाएगा। सिर्फ बात कहां पर होती, गड़बड़ कहां पर होती है, लोग डर के छुप के बैठे रहते हैं, एप्लीकेशन डालते नहीं। एप्लीकेशन डालेंगे, रिफ्यूज होगी तो एकदम फिर छुप के किसी रोड़े के नीचे घुस जाते हैं कि नहीं भी पकड़ लिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाए। उससे क्या होता है, आपका कुछ भी नहीं बनता। बहादुरी से सही वकील के साथ चलोगे तो वो आपको उसको पता होगा कि आपको बचा के भी कैसे रखना है और इन टच भी कैसे रखना है। ये दोनों चीजें, वो जो गैर इकट्ठे चलाने हैं ना, वो जरूरी काम होता है, उस तरह से समझ के रखो। ठीक है सर, सॉरी मैं इसके अलावा आपको अभी तो कुछ नहीं बता सकता क्योंकि आपकी और इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपका काम हो जाना चाहिए। बस अपना एविडेंस वगैरह सारा जमा करते रहो जिससे पता चले कि आपकी शादी सही चल रही है और एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम आज का ख़त्म हो रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एप्लीकेशन कोई ना कोई डाल देना और किसी तरह से सिस्टम के अंदर रहना, अपने आप को महफूज रखना और सिस्टम के साथ इन टच रहना हमेशा आपको फ़ायदेमंद रहता है। इस चीज़ का मैं जितना भी इसके ऊपर जोर डालूँ उतना ही कम है। सिर्फ अच्छा वकील सही हो आपका जो अपना काम जानता हो, और आप जब जो कुछ भी करो तो उसमें कोई 2 नंबरी मत करो, सीधा काम करो। कानून के अंदर रहते हुए और कानून के मुताबिक चलते हुए हर चीज़ का रास्ता निकल आता है, उसके मुताबिक उसको चेस करने की और फाइट करने की कोशिश करो। एक और चीज़ जो मैं कहता चलूँ इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हमारी नई वेबसाइट भी अब बन चुकी है। आप उसको देखना चाहें, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता करना चाहें, मेरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आपको वहाँ से भी मिलेगी। आप लॉ सोसाइटी से मेरा पता करना चाहें वहाँ से भी मिलेगा। अब जिस तरह मैंने पहले बताया था, हम ईस्ट लंदन भी जा रहे हैं और अब मैनचेस्टर में भी जा रहे हैं। जल्द आगाज़ होगा वहाँ पे भी और तब लोगों से और भी उस चीज़ के ऊपर बातचीत होगी। तब तक के लिए आप मुझे यहाँ पे हमेशा ढूंढ सकते हैं। वीनस टीवी पे हमेशा की तरह हर मंडे की शाम आपसे मुलाकात होगी। उसी तरह से अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।